दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। इसमें हम जीवों के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखते हैं। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, समरूपता और संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना, जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना और भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। तो दोस्तों जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, जबकि जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षण, परस्पर समरूपता और संबंध और उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी एक समान पहचान और नामकरण सुनिश्चित किया जा सके। तो याद रखिएगा, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य कुछ निश्चित लक्षण, शारीरिक संरचना, परस्पर समरूपता और संबंधों और उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, कैरोलस लीनियस, हिप्पोक्रेटस या व्हिटेकर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस वर्गीकरण विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री और जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी 1758 में जीवों के वैज्ञानिक नाम और उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की। लीनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत यानी जंतु जगत, पादप जगत और खनिज में विभाजित किया और उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों और जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या है? ऑप्शन है द्विनाम पद्धति, बहुनाम पद्धति, संघ पद्धति या वर्ग पद्धति। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्विनाम पद्धति, जिसको बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। दोस्तों जीवों के वर्गीकरण की या नामकरण की पद्धति है। दोस्तों जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लीनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनाम नामकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें जीव को लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जिसके 2 भाग होते हैं। इसमें पहला भाग जीव के वंश यानी जेनस से संबंधित होता है और दूसरा भाग उसकी जात यानी स्पीसीज को व्यक्त करता है। अंग्रेजी में वंश नाम का पहला अक्षर बड़ा यानी कैपिटल और जाति का नाम छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे होमो सेपियंस में होमो का एच बड़ा और सेपियंस में एस छोटा। तो होमो इसमें देखिए वंश का सूचक है और सेपियंस जाति का सूचक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, वंश और जाति के आधार पर जो है द्विनामकरण पद्धति को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है वंश, कुल, जाति या संघ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जाति। दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम जो है, सबसे पहले जगत होता है, उसके नीचे संघ, फिर वर्ग, उसके बाद गुण, फिर कुल यानी फैमिली, फिर वंश और सबसे नीचे जाति है। दोस्तों जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई यानी किंगडम और जाति निम्नतम इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, हेकल, कोपलैंड या व्हिटेकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्हिटेकर। दोस्तों जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियां हैं। देखिए कैरोलस लीनियस ने 2 जगत वर्गीकरण किया, 3 जगत वर्गीकरण हेकल का है, 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड का, 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर का और दोस्तों व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जगत। तो याद रखिएगा व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को जो है प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि जंतुओं और पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है पदानुक्रम,
वर्गिकी, आनुवंशिकी या आकृति विज्ञान। तो सही उत्तर है दोस्तों वर्गिकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण से संबंधित ज्ञान या विज्ञान का अध्ययन। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जीवों के या वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गिकी यानी टैक्सोनॉमी है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी यानी मार्फोलॉजी और पारिस्थितिकी इकोलॉजी, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स पर आधारित है। तो याद रखिएगा जंतुओं और पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गिकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? देखिए जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा या कवक। तो सही उत्तर है कवक। दोस्तों कवक जो है वो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल हैं। मोनेरा जगत में एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिसमें केंद्रक का अभाव होता है और इन जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक तो आर्किया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया। कवक मोनेरा जगत में नहीं दोस्तों बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। तो याद रखिएगा जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये मोनेरा जगत में हैं, जबकि कवक जो है ये मोनेरा जगत में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु यानी वायरस। तो उत्तर है दोस्तों देखिए विषाणु अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं जिसमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लियक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजोया या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं और ये प्रोटीन के आवरण से न्यूक्लियक अम्ल इसमें पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। दोस्तों विषाणु यानी वायरस को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा विषाणु किसी भी जगत में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन है मोनेरा जगत से संबंधित, एक कोशिकीय जीव, केंद्रक युक्त या स्वपोषी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्रक युक्त जो है जीवाणु नहीं होते हैं। दोस्तों जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव हैं, ये तो आप जानते हैं, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जीवाणुओं के संबंध में जो केंद्रक युक्त तथ्य दिया गया है ये आपका सही नहीं है। दोस्तों अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जीवाणु जो है ये इनके जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी हैं? ऑप्शन है शैवाल, विषाणु, माइकोप्लाज्मा या कवक। तो सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और ये अब तक की ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये जीवों, मानवों, पशुओं, पादपों, कीटों और मृदा आदि में पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम आदि। अगला प्रश्न है कवकों के विषय में असत्य कथन या गलत कथन क्या है? देखिए कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सही है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थित होती है, सही है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सही नहीं है। ईस्ट और मशरूम कवक के उदाहरण हैं, ये सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों कवकों के विषय में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है क्योंकि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दोस्तों कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रक कला पाई जाती है। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर धागे जैसे कवक सूत्रों से बना होता है। इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन अन्य पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सहजीवी, दूसरे परजीवी और तीसरे मृतोपजीवी। तो याद रखिएगा कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कवकों का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? खाद्य पदार्थ बनाने में, एल्कोहल निर्माण में, ब्रेड बनाने में या उपर्युक्त सभी में।
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। दोस्तों, कवकों का विशेष आर्थिक महत्व है। इनकी कई प्रजातियां हैं और उनका प्रयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। एगरिकस बिस्पोरस ये मशरूम के रूप में, मोरसेला का उपयोग सब्जी के रूप में, सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी ईस्ट का उपयोग ब्रेड और एल्कोहल निर्माण में, और इसके अतिरिक्त कवकों से एंजाइम और एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइकेन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, लाइकेन जो होते हैं दोस्तों, थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, ये सही है। ये कवक और शैवालों के सहजीवन का परिणाम है, ये भी सही है। अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग होता है, सही है। ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, ये सही नहीं है। दोस्तों, लाइकेन एक प्रकार का थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवालों के मध्य सहजीविता प्रदर्शित करता है। यह सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज, विटामिन आदि प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों को पोषण देते हैं। लाइकेन का प्रयोग मिर्गी, खांसी, पीलिया, डायरिया आदि रोगों के औषध निर्माण में और खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है, और ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते, जबकि मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सही है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा जो है बनाया जाता है या शैवालों द्वारा प्राप्त होता है, और उपर्युक्त सभी, तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, शैवाल पादप जगत के सबसे सरल जीव हैं, जिनमें पाढ़रिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषित होते हैं। शैवाल ताजे जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़ों और चट्टान आदि पर पाए जाते हैं, और विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी तथ्य शैवालों के बारे में बताए गए हैं वो सभी सही हैं, और शैवालों के अध्ययन का विज्ञान फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल सागर को ये नाम यानी लाल सागर नाम क्यों दिया गया? ऑप्शन है अम्ल वर्षा के कारण, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण, इसकी विशिष्ट अवस्थिति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुतायत में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है, इसी कारण इसे लाल सागर नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल सागर को ये नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादप जगत के वर्ग कौन है? देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा या ये सभी? तो सही उत्तर है ये सभी। दोस्तों, जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वो सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषित होते हैं, पादप जगत में शामिल किए जाते हैं। पादप जगत के 3 संघ हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा। अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए, शैवाल, कवक, स्फेग्नम या लाइकेन? तो सही उत्तर है स्फेग्नम। दोस्तों, थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। इन पादपों में संवहन ऊतकों का भी अभाव होता है, और थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक और लाइकेन शामिल किए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, थैलोफाइटा संघ में शैवाल, कवक और लाइकेन शामिल किए जाते हैं, और थैलोफाइटा संघ में स्फेग्नम शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं? नास्टाक एवं एनाबीना, सरगासम, कारा या फिर लेमिनेरिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नास्टाक एवं एनाबीना। दोस्तों, नास्टाक और एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सार्गेसम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है और इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है। कारा नाम शैवाल का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है, और लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल नास्टाक और एनाबीना है। अगला प्रश्न है, जिन पादपों में भोजन और जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा या बायोस्पीडा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रैक्योफाइटा।
जिन पादपों में भोजन और जल के संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक होते हैं उन्हें ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है। ट्रैकियोफाइटा में दोस्तों 3 वर्ग हैं, एक तो टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सही कथन क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है, ये बीज रहित पादप हैं, इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, इनका शरीर जड़ तथा पत्तियों में विभाजित होता है, या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सही हैं। देखिए दोस्तों, टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये पादप नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है, परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। इसलिए टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, ये एक कोशिकी होते हैं, इनमें नाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं, इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं, या इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पोरीफेरा संघ के जीवों की विशेषता क्या नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये एक कोशिकी होते हैं, ये संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है, क्योंकि संघ पोरीफेरा के जीव अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं, जिनमें नाल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाता है। इनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है और ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। साइकान, स्पांजिला, ये दोस्तों पोरीफेरा संघ के प्रमुख जंतु हैं। अगला प्रश्न है, सूत्रकृमि या थ्रेड वर्म किस संघ से संबंधित है। तो ऑप्शन है, एनिलिडा, एस्केलमेंथीज, प्लेटीहेलमेंथीज या आर्थ्रोपोडा। तो सही उत्तर है सूत्रकृमि दोस्तों, एस्केलमेंथीज जो है संघ से संबंधित हैं। सूत्रकृमि अथवा गोल कृमि ये निमोटेडो संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर पतले धागे के समान बेलनाकार होता है, जो दोनों सिरों पर निकुला होता है। ये कृमि जल और स्थल दोनों भागों में पाए जाते हैं और ये परजीवी होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूत्रकृमि ये दोस्तों एस्केलमेंथीज या निमेटोडो संघ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों और उनसे संबंधित संघ को सुमेलित कीजिए। देखिए, केचुआ दोस्तों, केचुआ जो है एनेलिडा संघ का जंतु है। इसके अलावा मकड़ी अगर जो आप देखें तो मकड़ी आपका आर्थ्रोपोडा संघ में है। सीप, तो सीप किस संघ में है दोस्तों, सीप जो है मोलस्का संघ में, और मेढक कार्डेटा संघ का जंतु है। तो सही मिलान इस प्रकार से हो गया, केचुआ एनेलिडा संघ, मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ, सीप मोलस्का संघ और मेढक कार्डेटा संघ है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका इस आधार पर ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ एनेलिडा में खंडयुक्त अथवा वलय जैसी संरचना वाले जंतु पाए जाते हैं। ये एक लिंगी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें लगभग 10 लाख जंतु हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। मकड़ी, केकड़ा, मधुमक्खी, मच्छर ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। मोलस्का संघ कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर कोमल और कवच वाले जंतु शामिल किए जाते हैं, जैसे सीप, ये कठोर कवच, और इसमें ऑक्टोपस शामिल है। कार्डेटा संघ के जीवों में शरीर के अंग तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। इनमें जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, यानी डोर्जल नर्व कार्ड पाई जाती है, जैसे मेढक, मछली, मनुष्य आदि। तो ये सभी कार्डेटा संघ के जीव हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है। तो उत्तर है दोस्तों, संघ सिलेंट्रेटा में शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति पाई जाती है। दोस्तों देखिए, अंतर्गुहा जो होती है ये सिलेंट्रेटा जंतु के संघ के जीवों में पाई जाती है। इनके मुख के चारों ओर लंबे स्पर्शक, इनमें मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, जैसे हाइड्रा, समुद्री एनीमोन। ये दोस्तों संघ सिलेंट्रेटा के जंतु हैं। अगला प्रश्न है, कशेरुकी और अकशेरुकी नामक 2 वर्गों में विभाजित है कौन सा संघ। मोलस्का, कार्डेटा, प्रोटोजोआ या सिलेंट्रेटा। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, देखिए संघ कार्डेटा जो है ये कशेरुकी और अकशेरुकी नामक 2 भागों में, 2 वर्गों में विभाजित है। दोस्तों वे जो जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है उन्हें अकशेरुकी, और जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है उनको कशेरुकी जंतु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनियततापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं क्या।
देखिए, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, अनियत तापी जंतुओं के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप ये सभी आते हैं। ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप वर्गों को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जिन जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित स्तर पर स्थिर रहता है वे नियत तापी जंतु होते हैं। और नियत तापी जंतुओं में पक्षी और स्तनधारी वर्ग को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, मछली का वाताशय यानी एयर ब्लैडर के किस रूप में कार्य करता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मछली का वाताशय सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में काम करता है। आप देख सकते हैं, मछली का जो एयर ब्लैडर होता है एक सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग यानी हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन दोनों के रूप में कार्य करता है। ये मछलियों की देह गुहा में उपस्थित होता है जिनमें वायु भरी रहती है और इसके कारण मछलियां बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में एक निश्चित गहराई पर बनी रहती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मछली और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न कैसे हैं, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन देखिए, 4 वेशमों वाला हृदय, मध्य कपाट या डायफ्राम, पंखों के कारण या लघु मस्तिष्क के कारण। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य पट यानी डायफ्राम के कारण। दोस्तों देखिए, पक्षी और चमगादड़ दोनों की संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ों में मनुष्यों की तरह मध्यपट यानी डायफ्राम पाया जाता है। पक्षियों में इसके स्थान पर वायु कोश यानी एयर सैक्स पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त चमगादड़ बच्चों को जन्म देते हैं जबकि पक्षी अंडे उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से पक्षी और चमगादड़ दोनों में बहुत अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो छोटी कक्षाओं से आप जानते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर यानी बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में ये भारत की वन्यजीव संपदा का प्रतीक है और विश्व के लगभग 2/3 बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है देखिए, एस्टिवेशन, रीजनरेशन, हाइबरनेशन या म्यूटेशन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइबरनेशन। दोस्तों शीत ऋतु में बहुत से पशुओं की शारीरिक क्रियाएं जैसे उपापचय, श्वसन आदि की दर और तापमान कम हो जाता है और उनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और ये स्थिति शीत निष्क्रियता या प्रसुप्ति काल अथवा शीत निद्रा, जिसको हाइबरनेशन कहा जाता है, कहलाती है। शीत निष्क्रियता के आने से पहले ये पशु समान मात्रा में अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं और एक सुरक्षित स्थान की खोज करते हैं जहां वे इस अवधि में सुरक्षित रह सकें। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोष की जीव कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा एक कोष की जीव दोस्तों कालरेपा टैक्सीफोलिया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कालरेपा टैक्सीफोलिया सबसे बड़ा एक कोष की जीव है। ये हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो कि 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में तैरने वाले पक्षियों की विशेषता क्या होती है। तो उत्तर क्या है दोस्तों, जल में तैरने वाले पक्षियों में जाल युक्त पैर होते हैं, यानी इनकी अंगुलियां एक जाल द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। इनकी सहायता से ये पक्षी जल को पीछे की ओर धकेलते हैं और जल में तैरने वाले पक्षियों में बत्तख, वाटर रेल प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प जो है विष रहित है, यानी जिसमें विष नहीं होता है। ऑप्शन है किंग कोबरा, रसेल वाइपर, टाइगर स्नेक या अजगर। तो सही उत्तर अजगर। दोस्तों अजगर या पाइथन विश्व का सबसे लंबा सर्प है जो 33 फीट अथवा इससे भी अधिक लंबा हो सकता है और यह एक विष रहित सर्प है क्योंकि इसमें विष ग्रंथियों का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है वो कौन सा है। फीता कृमि, हाइड्रा, केचुआ या काकरोच। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, काकरोच। दोस्तों काकरोच अथवा तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है और इस संघ के जंतु प्रायः एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना सिरा, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था लार्वा होती है, बाद में ये विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ड निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। तो आप जानते हैं कार्ड दोस्तों ये मछली की एक प्रजाति है। कार्ड गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी में रहती हैं। कार्ड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है और इसकी मुख्य 3 प्रजातियां अटलांटिक कार्ड, पैसिफिक कार्ड और ग्रीनलैंड कार्ड प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। देखिए दोस्तों
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा मिलान आपका सही है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है दोस्तों? ये है हाथी, सबसे बड़ा स्थलीय जीव। सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल मछली है। और सबसे बड़ा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो देखिए सही मिलान इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। लिम्नोलॉजी किसे कहते हैं? ये तालाब, पोखरों, झीलों आदि के जीवों के अध्ययन को। हर्पिटोलॉजी उभयचर अथवा सरीसृपों का अध्ययन। और मैलाकोलॉजी मोलस्का संघ के जंतुओं का अध्ययन। इसके अलावा ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों प्रश्नों के बाद आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे छोटा जीवाणु ये डायलिस्टर न्यूमोसिंटस होता है। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? ये दोस्तों थायोमार्गरीटा नामीबिसेंसिस होता है। इसके अलावा सबसे छोटा पक्षी आप जानते हैं हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा सर्प बारबेडोस थ्रेड स्नेक है। सबसे बड़ा सर्प अजगर है। और सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया माइकोस्कोपिका है। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया होता है दोस्तों। सबसे छोटा स्तनधारी श्रूज यानी संकस स्ट्रैकस होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनधारी स्थल पे अफ्रीकन हाथी है। सबसे छोटा विषाणु पोर्सिन इसको वायरस है। और सबसे बड़ा विषाणु पैंडेरा वायरस है। सबसे छोटा कशेरुकी जीव कौन सा है दोस्तों? मेढक है, पाइड्रोफ्राइन ओमियंसिस। और सबसे बड़ा कशेरुकी जीव ये नीली व्हेल है। इसके अलावा सबसे बड़ी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटा आवृतबीजी बोल्फिया यानी वाटरमिल है। सबसे लंबा आवृतबीजी यूकेलिप्टस। सबसे लंबा अनावृतबीजी ये सीकोसीमीपेरीवाइरेंसिना है। और सबसे छोटी मानव कोशिका ये पुरुष का शुक्राणु है दोस्तों। सबसे बड़ी मानव कोशिका ये स्त्री का अंडाणु है। और सबसे लंबी मानव कोशिका ये तंत्रिका कोशिका या नर्वस सिस्टम होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।